हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज़ नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आईपीएस एसओ का नोटिफिकेशन इस बार अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आया, बट उन बदलाव के पीछे एक सच्चाई है जो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि ये बदलाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब हो जाएंगे जब हमने अभी तक तैयारी शुरू करी नहीं थी। और अगर हम पहले से तैयार थे, हमें पता था कि हमारा पेपर 29th ऑफ अगस्त को होने जा रहा है और हमने हमारी तैयारी को करीब-करीब 40% भी अगर पहले से करके रखा था, या मैं बोलूँ मिनिमम से मिनिमम आपने 30% भी अगर तैयारी करी थी और उस 30% में लेकिन आपने अपना प्रोफेशनल नॉलेज जो कि हम मेंस के लिए तैयार करते हैं, उसको भी आप साथ लेके चले थे, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा झटका नहीं होगा। इस बार ये पेपर पैटर्न आप लोगों के लिए जितना नया है, उतना हमारे लिए भी नया है। और यहाँ पे ये जान पाना, ये समझ पाना कि इस बार के कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होंगे या इस बार के कट ऑफ क्या दिखाई देंगे, सेक्शन वाइज़ भी, ओवरऑल भी, इसी बात को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत सारे पिछले कट ऑफ देखने के बाद, डिफ़िकल्टी लेवल देखने के बाद, ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर एक मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक आइडिया लगाते हुए एक कट ऑफ का मैंने रेंज आज निकाल कर आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। बिकॉज़ ये जितना नया आपके लिए है, एग्ज़ाम का पैटर्न उतना नया हमारे लिए भी है। बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें आपकी आउट ऑफ द बैग नहीं जाती हैं। जैसे कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल अगर कम होगा, अगर आपका पेपर नॉर्मल लेवल का होगा तो कट ऑफ आपकी हाई हो जाती है। डिफ़िकल्टी लेवल अगर आपका मॉडरेट होगा तो आपकी कट ऑफ कम रहेंगी, क्योंकि जैसे ही आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है तो एक एवरेज अटेम्प्ट जो बच्चे करते हैं पेपर को, वो कम हो जाता है। और क्योंकि अटेम्प्ट कम है, उसमें से हमारे कुछ नेगेटिव मार्किंग्स भी होते हैं, तो उस बेसिस पे जो आपका कट ऑफ्स निकल कर आते हैं वो कम हो जाते हैं इवेंचुअली। कट ऑफ के और बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आई एम श्योर ये वीडियो करने का जो अभी मेरा मोटिव है वो ये कि आपको ना एक ट्रैक मिल जाए, आपको एक वो गाइडेंस मिल जाए, आपको एक नंबर मिल जाए कि मुझे ये नंबर तक तो मुझे पहुँचना ही पहुँचना है, बिकॉज़ दिस इज़ माय बेसिक नंबर। मुझे इसके ऊपर टारगेट करना है, लेकिन इतना तो मुझे अचीव करना है सो दैट आई एम क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स केवल मुझे क्वालिफ़ाई करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। अगर आप में से कोई भी चैनल पर आज पहली बार आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहें। नाउ मूविंग फर्दर, देखिए आज के इस वीडियो का जो एजेंडा होने वाला है वो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं बच्चों के। एक बार उसको हम डिस्कस कर लेंगे 20-30 सेकंड के टाइम में। दूसरा सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि पेपर आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है, तो सेक्शनल कट ऑफ को जानना थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोनों तरीके की कट ऑफ हम देखेंगे और ये पूरा का पूरा आज वीडियो जो है वो प्रिलिम्स ओरिएंटेड है। मेंस की आज हम बात इसमें नहीं करने जा रहे, तो प्रिलिम्स वाले के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़ते तो देखिए कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इस इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले आपका फॉर्म फिल करने का जो आखिरी तारीख है वो है 21 जुलाई। इस 21 जुलाई के साथ-साथ अगर आप में से कोई भी फॉर्म भरते हुए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आपको एक एडिट करने के लिए विंडो मिलेगी। ये विंडो आपकी 22 तारीख और 23 तारीख को ओपन रहेगी, यानी कि जुलाई आप 21 तारीख को अपना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 2 दिन आपको ये विंडो ओपन मिलेगी जिसमें आप अपने फॉर्म में अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो वो आप वहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। पहली बात तो आप फॉर्म भरते वक़्त 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप उसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि आपने सारी डिटेल्स करेक्ट भरी हैं। अभी आज कितनी तारीख है? आज आपका अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है हमारे फॉर्म भरने की, 4-5 दिन ऊपर ही है हम, 6-7 दिन। अभी आप 5-4 दिन का और टाइम ले लीजिए। बस कोशिश करिएगा कि 21 तारीख से कम 4 दिन पहले आप अपना फॉर्म भर दें मिनिमम, ये अपना दिमाग में रखिएगा। तो इसलिए बहुत जल्दी अभी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक से अपना समझते हुए आगे बढ़िए। नाउ प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट आपकी 29th ऑफ अगस्त है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर कह रहा है, जो कि आपका रिलीज़ हो जाता है स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में, जिसके अंदर आपको बताया गया कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो हमारा इस साल होने वाला था 2026 में या होगा अभी, उसके आपकी जो प्रीलिम्स की डेट है वो 29th ऑफ अगस्त पहले बताई गई है और मेंस जो होगा वो हमारा 1st ऑफ नवंबर को होने वाला है। तो एज़ पर दिस कैलेंडर जो आईबीपीएस की तरफ से रिलीज़ हुआ है, हमारा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 29th ऑफ अगस्त होगा। मेंस एग्ज़ाम आपका 1st ऑफ नवंबर होना तय हुआ है। और एज, जो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए जो एज का
कट ऑफ डेट है वो आपका जो हमारा 20 से 30 साल का जो हमारा डेट होता है वो आपका 1 जुलाई 2026 से कंपेयर किया जाए, यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से 20 से 30 साल होनी चाहिए। सिमिलरली जो क्वालिफिकेशन का कट ऑफ है वो कट ऑफ डेट है आपका 21 जुलाई, यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक आपके पास आपकी डिग्री जो जिस जिस स्ट्रीम के लिए जिस जिस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की मांगी गई ग्रेजुएशन की, और जिनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की मांगी गई है 21 जुलाई तक आपके पास प्रोविजनल डिग्री या फिर आपकी फाइनल मार्कशीट या फिर आपकी फाइनल डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये डिग्री, ये डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो पोस्ट है, ये जो आपका एग्जामिनेशन है जिसको हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाला जाता है। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपके इस एग्जाम का वो सिंपल है, पिछली बार के तरीके से ही है। एक तरीके से देखा जाए, पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम को आपको करना है क्वालिफाई। तो प्रीलिम्स एग्जाम को सबसे पहला चरण होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम। इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि मेरिट में, फाइनल मेरिट में प्रीलिम्स का कोई योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन क्वालिफाई आपको दोनों तरीके से करना है। आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है और आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है, यानी कि मुझे सेक्शनली भी इसको क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी मुझे ठीक ठाक नंबर लाने, ताकि मेरा प्रीलिम्स 125 नंबर का क्वालिफाइड माना जाए। ये क्वालिफाई होता है तब आपको आगे मेंस का पेपर देने दिया जाएगा। मेंस के पेपर में आपके टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्वांट है, रीजनिंग है। इस बार आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अब आपके मेंस में भी आएंगे। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। ये जो मैंने सब्जेक्ट्स लिखे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, ये सभी सब्जेक्ट आपको केवल क्वालिफाई करने हैं, यानी कि इनकी आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होंगी। आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने लिखे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव होगा, इनको आपको केवल क्वालिफाई करना है। सेक्शन वाइज इनकी कट ऑफ निकालनी है। इनके मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। तो मार्क्स किसके जुड़ेंगे? प्रोफेशनल नॉलेज के जो आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ये केवल और केवल ये आपकी मेरिट बनाएगा, यानी कि इस 100 नंबर में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, और साथ ही साथ आपने अगर सबको सेक्शन वाइज क्वालिफाई कर लिया है इन सभी 5 सब्जेक्ट्स को, और प्रीलिम मेंस के प्रोफेशनल नॉलेज के 100 नंबर के पेपर में जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, इसमें आप कितने नंबर पाते हैं ये डिसाइड करेगा कि आप मेरिट में कहाँ अपनी जगह बनाएंगे, और मेरिट में आपकी जगह पे डिपेंडेंट करेगा कि क्या आप इंटरव्यू दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का और इसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 100 में से 40 नंबर लाना अनिवार्य है। कम से कम 40 नंबर लाएंगे तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाइड माना जाएगा, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर 35 नंबर लाता है तो वो इंटरव्यू में फेल हो गया है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और वहीं पे जो हमारी अन्य कैटेगरी है उनको 35% यानी कि 35 नंबर लाना जरूरी है, जैसे कि SC ST OBC कैंडिडेट जो है उनको कम से कम 35 नंबर इंटरव्यू के अंदर लाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। नाउ जो हमारा प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स के टोटल मार्क्स जो है वो आपके 125 नंबर है। प्रीलिम्स के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसमें है आपका इंग्लिश के साथ साथ है आपका रीजनिंग के साथ साथ है आपका क्वांट, और क्वांट के साथ साथ है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के होने वाले हैं, लेकिन ये आपका 25 क्वेश्चन बट ये होगा आपका 50 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ा दिया, मतलब मार्क्स का वेटेज बढ़ा हुआ है। 25 एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहे हैं, राइट। आपको ये पूरा का पूरा, यानी कि इंग्लिश में भी सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना, रीजनिंग, क्वांट और प्रोफेशनल नॉलेज में भी आपको सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना है। और आपको ओवरऑल, क्योंकि ये आपके 25 या 75 नंबर यहाँ बनेंगे और 50 नंबर यहाँ बनेंगे, तो ये बन जाता है आपका करीब करीब 125 नंबर का पेपर। और इस 125 मार्क्स में से भी आपको ओवरऑल जो है क्वालिफाई करना है, इसकी भी कट ऑफ आपको निकालनी है। मेरा मेंस का पेपर होगा 100 मार्क्स का, इसलिए बोला है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव केवल क्वालिफाई करना है। मेंस के अंदर आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट मेकर जो होगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा, इसलिए यहाँ पे 100 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी तो मुझे केवल क्वालिफाई करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका इंटरव्यू जो कि 100 नंबर का होगा, और ये भी आपकी मेरिट में हिस्सेदारी करेगा, क्योंकि इन दोनों के नंबर मिला के ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है जो कि कम से कम होने चाहिए आपके 40%,
फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी और 35% फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स, तब जाके आपका इंटरव्यू क्वालिफाई माना जाएगा। तो इसकी भी हमें मेंस के बाद इसके लिए भी हमें अच्छी तैयारी करना ज़रूरी है। आगे बढ़िए, हमारा जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के। मेंस का जो 100 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा, उसके उसके अंदर आपके कितने मार्क्स आए हैं, उस मार्क्स का, यानी कि इस 100 नंबर में से आपने कितने नंबर लिए हैं उसका 80% वेटेज निकाला जाएगा। और इंटरव्यू के अंदर जो 100 में से आपके नंबर आए हैं, जितने भी नंबर आए होंगे, उसका 20% वेटेज लिया जाएगा। तो ये जो वेटेज होगा आपका, यहाँ से 80 और यहाँ से 20 करके, यानी कि 100 मार्क्स में से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। 100 नंबर में से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें मेंस के 100 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। डेफिनेटली आपको समझ में आ ही रहा है कि इसका 80% यहाँ पे लिया जा रहा है और इसका केवल 20% लिया जा रहा है, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है आपका एग्जाम पैटर्न, जो इसको अब तक समझ चुके हैं। अब इस एग्जाम पैटर्न में 2-3 चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहली बात, ये एग्जाम आपका आसान भी है और एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी है। आसान ये इसलिए है क्योंकि इस बार आपका यहाँ पे जो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और ये प्रोफेशनल नॉलेज जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ गई, क्योंकि अब उनको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की तो शुरुआत करनी ही थी, बट एट द सेम टाइम उनके पास अब एक चौथा सब्जेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो हमारा एक माइंड था कि चलो नोटिफिकेशन आएगा हम तैयारी शुरू करेंगे, तो हम सोच के चल रहे थे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ही बस मुझे करना है, बट अब एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया और वो सब्जेक्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आने वाले, तो आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। ये कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर डेफिनेटली है। तो यहां से हम देख रहे हैं इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता हुआ। दूसरा, ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट पहले केवल आपके फेज 1 में आते थे, अब यही सब्जेक्ट्स आपके मेंस में भी आएंगे। और क्योंकि जब यही सब्जेक्ट्स मेंस में भी आएंगे, तो प्रीलिम्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा कम हो जाएगा। प्रीलिम्स का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो थोड़ा कम हो जाएगा। मेंस में लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका मॉडरेट रहेगा, या यूं कह लीजिए कि मेंस का पेपर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का आपको वैसा दिखाई देगा जैसा कि 2025 का आपको नॉर्मल पेपर जो था हमारा, प्रीलिम्स का जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आती थी, उसी के आसपास या उससे थोड़ा सा 2 लेवल ऊपर आपको दिखाई देगा मेंस का पेपर। यानी कि प्रीलिम्स का पेपर आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी गिरने वाला है, ये कम होने वाला है। अब यहीं पे एक और फैक्टर आपकी डिफिकल्टी को बढ़ाता है, और वो फैक्टर है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मिनट्स आपके और कम हो गए। अब आप समझोगे कि मैम ठीक है, नंबर ऑफ मिनट्स कम हो गए, लेकिन हाउ डज इट मैटर? इट एक्चुअली मैटर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज पहले जो हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था, उसमें अगर आपको रीजनिंग को 50 क्वेश्चन को 40 मिनट में करना था, कितने मिनट में करना था? 40 मिनट में करना था। आप बहुत सारे बच्चे मेरे साथ अलाइन होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप गलत क्वेश्चन के साथ फंस जाते हो, और जब आप गलत क्वेश्चन के साथ फंस जाते हो तो आपका 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। तो जब 40 मिनट में से आपका 5 या 6 मिनट गया, तो आपके पास सुधरने की गुंजाइश है। लेकिन वहीं पे जब 20 मिनट में से अगर आपका 5 या 6 मिनट चला गया, या 4 या 5 मिनट भी चला गया, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अब आपके सर पे बहुत ज़्यादा आप एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, नर्वस सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब मेरे पास केवल 15 मिनट बचे, केवल मेरे पास जो है 13-12 मिनट बचे हैं, मैं कैसे अपने पेपर को कवर करूंगा, मेरे पास तो सारे के सारे क्वेश्चन पड़े हैं। तो क्या होता है कि जब आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपको संभलने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब आपके पास टाइम कम है तो ये हो जाता है डू और डाई वाला सिचुएशन। ये आपका एक डिफरेंस क्रिएटर हो जाता है जब आपका टाइम कम हो जाता है। तो ये जो टाइम कम हुआ है, इसने आपके एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा दिया है। और क्योंकि पेपर में अब प्रीलिम्स और मेंस में आपके ये एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इंक्लूड कर दिए गए हैं, उसकी वजह से आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है पेपर का, वो क्या, वो डाउन हुआ है। बट ओवरऑल अगर एक एवरेज देखा जाए तो बहुत ज्यादा हम इसमें उतार चढ़ाव नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती हैं ये दोनों चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लॉ और राजभाषा वाले बच्चे हैं, उनके एग्जाम में क्वांट ना आकर उनके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आती है, बाकी सारा पेपर सेम रहता है। नाउ एक और चीज, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम गेस वर्क कर ले, गेस वर्क का चांस नहीं दिया है। जो प्रोफेशनल गेस वर्क, वैसे भी आप किस सब्जेक्ट में गेस वर्क करते हैं? जहाँ पे क्वांट में गेस वर्क कर सकते हैं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आप मैच करेंगे अपने ऑप्शंस के साथ। मैच होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में भी आप सॉल्व करते हैं, तब आपको ऑप्शन में देखेंगे आप। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में तो हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत गेस वर्क कर लेते हैं ऑलरेडी, लेकिन रीजनिंग और क्वांट में आप गेस वर्क नहीं करते हैं। तो आप गेस वर्क आइदर वेज या तो इंग्लिश में करते हैं थोड़ा बहुत, या फिर आप प्रोफेशनल नॉलेज में कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका है, तो आपके दिमाग में ऐसा चल सकता है कि शायद ये आंसर हो सकता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, रॉन्ग आंसर पे
आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि आपका जब 1/4 डिडक्ट होगा तो वहाँ पे -0.5 होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये जो आपका ये प्रीलिम्स के अंदर ये जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है, आप ध्यान से समझिए इस बात को कि ये 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में आपको 50 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। सपोज़ अगर इन 25 में से मुझे 10 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आते हैं, तब जाके मैं 20 नंबर ले पाऊँगी। अगर मुझे इस 25 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आते हैं, तब जाके मैं कितने मार्क्स बना पाऊँगी? मैं 30 मार्क्स बना पाऊँगी। तो यहाँ पे ये आपको एक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन पे 2 नंबर छूट जाते हैं, तो वो आपका ना डिफ़रेंस बड़े जल्दी वो गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसको आसानी में मत लीजिएगा। यहाँ पे यानी कि मुझे लगता है कि 25 में से एक बच्चा जो टारगेट करेगा, मेरे ख्याल से 15 से 17 नंबर एक एवरेज टारगेट यहाँ पे एक बहुत अच्छा एस्पिरेंट, मतलब जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद 17 नंबर तक वो पा जाए। तो 17 का डबल 34 हो गया, यानी कि 34-35 तक मार्क्स लाए जा सकते हैं, अगर हमने प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़िया से पढ़ लिया है बाय द एंड ऑफ जितना हमारे पास टाइम है। और अगर एक एवरेज बात की जाए तो आई थिंक एक एवरेज जो स्कोर इसमें यहाँ पे होने वाला है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, शायद प्रोफेशनल नॉलेज में हम 15 तक तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। तो 15 दूनी 30 के अराउंड तो हमारा एक पेपर हमारा शायद हम सॉल्व कर सके, प्रोवाइडेड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मानने वाली बात होगी कि यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम ही होने वाला है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड भी हमने बात समझी होगी। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि वो फैक्टर्स, क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया या आपने बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया। कट ऑफ का एक तरीका है, कट ऑफ डिपेंडेंट है, कट ऑफ एक वेरिएबल है। और ये किस पे वेरी करता है? कट ऑफ वेरी करेगा वैकेंसी पे। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो भाई सिंपल सी बात है, कट ऑफ कम हो जाएगी। तो अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम हो जाएगी। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हाई है तो कट ऑफ भी क्या हो जाएगी? कट ऑफ फिर कम हो जाएगी। अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है? अगर ये आसान है तो कट ऑफ बढ़ जाएंगी, अगर ये डिफिकल्टी लेवल हाई है तो कट ऑफ कम हो जाएगी। क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे तो कट ऑफ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। द लास्ट इज सीरियस एस्पिरेंट्स। यहाँ पे ये मैं जरूर इसको हाईलाइट करूंगी, स्पेशली फॉर द बिगनर कैंडिडेट। जो बिगनर कैंडिडेट है वो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा और थोड़ा सा अपनी पेस को बढ़ाइएगा, टाइम ज़्यादा दीजिएगा, तैयारी बढ़िया कीजिएगा। ऐसा मत समझना कि मैम आपने तो बताया था कि इजी होगा, आसान होगा। आसान होगा, इजी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो रिपीटर्स होंगे। वो मेंस की कट ऑफ बढ़ाएं ना बढ़ाएं, लेकिन प्रीलिम्स की कट ऑफ वो जरूर बढ़ा सकते हैं। रीज़न, रिपीटर कैंडिडेट ने ऑलरेडी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश को एक ठीक लेवल पे पढ़ा है। क्योंकि एसओ का जो पहले 2025 या 2024 या 2023 का पेपर अगर आप देखेंगे तो 2024 और 25 के पेपर में पाएंगे कि मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आता था, थोड़ा सा इजी से मॉडरेट लेवल का इंग्लिश आता था, और कहीं ना कहीं अराउंड अराउंड मॉडरेट लेवल की आपको क्वांट आती थी। तो जो बच्चा पहले 25 में पेपर दिया हुआ है उसने जो तैयारी करी है वो प्रीलिम्स नहीं, उसकी तैयारी मेंस लेवल की ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसके लिए प्रीलिम्स के जो 25 क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल में कम होंगे मेंस के रिस्पेक्ट में, उसमें वो नंबर ज़्यादा पाएगा। या जो बच्चा पहले से, अगर आज हम जुलाई में इसकी बात कर रहे हैं, तो जो बच्चा पिछले 3 या 4 महीने से भी तैयारी कर रहा होगा, वो भी कहीं न कहीं हमसे आगे होगा और वो भी कट ऑफ बढ़ाने वाला है। तो आपको सारी बातें ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एज़ एन एस्पिरेंट हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को आप लाइटली ना लें, अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। अब इसके बाद आते हैं कि तो फिर मैम क्या हमारा टारगेट है? नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइज़। ये मैंने अपनी सोच से, समझ से, एक्सपीरियंस से, सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए, इस बात को भी दिमाग में रखते हुए कि हमें इन एग्जाम में जो टाइम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 20 मिनट का टाइम मिल रहा है। अब इंग्लिश के आपके आएंगे टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है? या मैं क्वेश्चन की बात ना करूं, मैं यहाँ पे मार्क्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है? रीजनिंग के भी आपके कितने होने वाले हैं? ये चलो यहाँ ना लिख के इसको सही जगह पे लिख देते हैं। ये 25 मार्क्स 25 नंबर में से होगा ना। इंग्लिश का पेपर 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग का भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है, और क्वांट भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है वहाँ पे। लेकिन आपका प्रोफेशनल नॉलेज गेम चेंजर है, क्योंकि ये प्रोफेशनल नॉलेज जो है ये आपका 50 नंबर का है, ये 50 नंबर का है। नाउ पे अटेंशन टू दिस थिंग कि एक चीज जो इसमें और ऐड ऑन होनी चाहिए, यहाँ पे आपको 20 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। कितना? 20 मिनट का। ये टाइमर बड़ा यहाँ पे गेम चेंज करने वाला है इस बार। तो 20 मिनट का टाइम मुझे इन सब के लिए मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे भी मुझे 20 मिनट का टाइम मिल रहा है। मेरा पूरा जो पेपर होगा वो 80 मिनट का होगा, क्योंकि 20-20 मिनट मुझे चारों सब्जेक्ट में मिल रहा है। नाउ जो इंग्लिश है वहां पे 20 मिनट में आप कितना कर पाएंगे, एक एवरेज। नाउ वी आर लुकिंग एट द एवरेज अटेम्प्ट, यानी कि हमारी जो कट ऑफ बनेगी वो एवरेज बच्चा कितना कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से 20 मिनट के अंदर अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप कम से कम मिनिमम 7 क्वेश्चन तो ढंग के करके ही आओगे। हालांकि इंग्लिश में क्योंकि हमें केवल रीड करना है और आंसर करना है, तो मेरे ख्याल से 7 से 10 नंबर के अंदर आपकी सेक्शनल कट ऑफ बने तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये नॉर्मल बात होगी। तो आपका कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ को लेके आपका टारगेट 10 मार्क्स होना चाहिए। व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश कमजोर है और उसका 10 नंबर अगर सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स के लिए आने लगे तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकता है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बात कर रही हूँ, बाकी कैटेगरीज का थोड़ा और कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देन आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग में थोड़ा सा गेम पलटने वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 20 मिनट में आपने एक ऐसी पजल उठा ली जो कहीं ना कहीं जिसने आपको अटका दिया, या सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा उठा ले जिसने आपको अटका दिया, और ऐसा कई बच्चों के साथ हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 20 मिनट के अंदर हम रीजनिंग के अंदर मिनिमम यहाँ पे 7 से 10 तो हम डेफिनेटली कर पाएंगे, ये कम नहीं है। इतना तो बच्चा, ये तो मुझे लगता है कट ऑफ बनना चाहिए, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल यहाँ टाइम कम हुआ है, अग्रीड, लेकिन यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो भी कम हुआ है। तो आई थिंक 7 to 10 हम रीजनिंग में भी लेके चलेंगे। अगेन अगर आप 10 अराउंड अपना लाते हैं तो आप सिक्योर महसूस कर सकते हैं। क्वांट की बात करें तो क्वांट के अंदर भी मैं बोलूंगी कि 7 से 10 के अंदर आपका जो है 20 मिनट वाला फ्रेम यहाँ पे वर्क करेगा। प्रोफेशनल नॉलेज की मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 50 नंबर का पेपर है, यानी कि 20 मिनट के अंदर अगर मैंने 12 सही सवाल किए तो मेरा मार्क्स 24 बनेगा, और अगर मैंने अराउंड 15 सही सवाल किए तो मेरे 30 मार्क्स बनेंगे। यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर। तो मुझे लगता है 22 अराउंड तो ये मिनिमम कट ऑफ जानी चाहिए, बट इट कैन ऑल्सो रीच समवेयर 25-26 नंबर भी कट ऑफ जा सकती है। बट ये कट ऑफ जो है, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये कट ऑफ तब है जब पेपर आपका ईजी रहेगा, जब प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर आपका बहुत आसान हो गया। मैं वापस से कोट कर रही हूँ अपने शब्दों को कि अगर पेपर मेरा प्रोफेशनल नॉलेज का बहुत आसान हो गया तब ये 30 तक छू सकता है। बट अगर पेपर हमारा ठीक ठाक रहता है, कुछ हमारा इजी, कुछ हमारा मॉडरेट पे जाता है, तो मेरे ख्याल से 20 से 22 के आसपास हमारी कट ऑफ जा सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में कि मैम हम हमारा टारगेट कितना लेके चले। देखो, हमारा टारगेट जो होना चाहिए, आई थिंक इंग्लिश में आप कम से कम, अगेन टाइमर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस कट ऑफ को दिमाग में निकालते वक्त मैंने दिमाग में 20 मिनट की टाइमिंग को डेफिनेटली रखा है कि 20 मिनट में बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में आप 12 तो डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं, 12 से 16 20 मिनट में आई थिंक लाया जा सकता है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मेरी वोकैब ठीक है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा बढ़िया है, तो आई थिंक 12 से 16 लाना नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, करा जा सकता है। रीजनिंग में अगेन, रीजनिंग में मैंने वहाँ सेक्शन में 7 नंबर लिखा था, अब मैंने 10 से 15 कर दिया है। रीजनिंग अगेन इट विल बी लाइक कि आपका ना रीजनिंग के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग काम आती है। आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी, ये काम करेगी। आप पूछ सकते हो मैम ऐसा क्यों, क्योंकि आपने कौन सा क्वेश्चन पहले उठा लिया, चलो ठीक है, कब आपने उस क्वेश्चन को, अगर आपसे नहीं बन रहा तो आपने छोड़ा कब, कहीं आपने सारा टाइम तो नहीं वेस्ट कर दिया। तो ये बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है रीजनिंग के अंदर, क्योंकि पजल सीटिंग बड़ा टेम्प्ट करते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी हम अटक जाते हैं, और यहाँ पे अब हमारे पास समझने का टाइम नहीं होगा 20 मिनट के अंदर। तो ये एक डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा हमारे इसको। तो 10 से 15 मार्क्स मैं यहाँ पे रखूंगी इसके। क्वांट के अगेन सेम लॉजिक क्वांट में भी लगेगा, लेकिन हालांकि क्वांट में आपका जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, या आपकी इक्वेशन वाला पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज वाला पार्ट है, वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा, इजी नोट पे वो रह सकता है। तो 10 से 15 मुझे लगता है वहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज का अगेन मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नॉर्मल लेवल का दिखाई देगा इस बार, पहली बार क्योंकि पेपर हो रहा है, तो 25 से 35 आई थिंक यहाँ पे अचीवेबल होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने खुद के पेड स्टूडेंट से बात करी जो भले यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर रहे पर यहाँ पे फिर भी वो ठीक कर रहे हैं, जैसे IT वाले बच्चे हैं, लॉ वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की प्रायर नॉलेज है। यहाँ पे थोड़ा आपका कॉमन सेंस भी तो काम आएगा, क्योंकि आपने इसको ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, ये सब्जेक्ट। तो प्रोफेशनल नॉलेज तो आपके डोमेन एरिया है ना, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे नंबर आपका बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि इस पे आप ठीक से काम कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल मेरा कितना बनता है, अगर मैं ये वाला ऐड करूं, ठीक है, तो 25 और 10 35, 45, 45 और 10 हो गया मेरा कितना
55 और 257, तो 57 या 56 अराउंड से लेके अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स ये यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ तो 30 और 30 60, 60 और 10 हो गया मेरे पास 70, और 70 ये 81 अराउंड जा रहा है ना। तो मतलब 56 से 75 से लेके 81 अराउंड कट ऑफ जा सकती है। हालांकि ये बड़ा हाई हाई अलर्ट एरिया है, ये तब है जब पेपर आपका इजी है। मैं फिर से लिख दूं, व्हेन द पेपर इज एक्चुअली इजी। जब आप पेपर दे के आओ बोलो मैम वो तो बड़ा आसान था, हमने तो 20 में से रीजनिंग के अंदर 25 में से हमने तो पूरा 20 क्वेश्चन किया है, 20 मिनट में सारे क्वेश्चन आराम से होते जाते हैं। आप समझते हो वो फीलिंग जब हम एग्जाम दे के आते हैं और आपको लगता है अरे यार तो बड़ा आसान था है, और फिर अपने ऊपर ही हम सेल्फ डाउट करते हैं कि अरे मेरा ही आसान था, मुझे ही ऐसा लग रहा है या सबको था। तो फिर हम एग्जाम हॉल से बाहर निकल के पूछते हैं। तो जब आपका पेपर एक्सट्रीमली इजी वाले केस में अगर आ गया ना, जहां पे आपको लग रहा है कि 20 मिनट में आपने रीजनिंग के 17-18 क्वेश्चन तो आपने आसानी से कर लिए थे, वहां पे कट ऑफ यहाँ जाने का पूरा चांस है। बट अगेन मैं इतना हाई नहीं लेके चल रही हूँ, अगेन ये तो अब आगे वाली सिचुएशन होगी। बट मुझे लगता है आपका एक टारगेट ये होना चाहिए, आपका एक टारगेट सेफ टारगेट आपका 75 तक का होना चाहिए, सो दैट यू सिक्योर द सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ एंड यू मूव फॉरवर्ड विद दैट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। Now the next thing, how do we prepare, especially for our beginner student जो शायद किसी भी वजह से अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू कर पाए। क्योंकि बेटा अभी हमारी प्रिपरेशन में जो बिगिनर्स है वो भी, जो बिगिनर बच्चा है वो भी, और जो रिपीटर बच्चा है वो भी, और जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा वो भी। क्योंकि मुझे अब मेरी 2 से 3 चीज़ें नई हुई है। क्या 2 से 3 चीज़ें नई ऐड हुई है? सबसे पहला जो एडिंग फैक्टर है वो है आपका प्रीलिम्स के अंदर जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज जुड़ा है। ये अब मेरे लिए अपने एंड पे तुरंत से तैयार करना, कट ऑफ भी मुझे लगता है ज़्यादा जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन दूसरा जो आपका एक एडिशन हुआ है वो ये कि अब आपके मेंस में भी क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश आ जाएंगे। और क्योंकि मेंस के अंदर भी जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आएंगे, यहाँ पे आपकी हाई प्रैक्टिस आप डिमांड करेंगे, और हाई प्रैक्टिस जो है उसके साथ साथ आपको बेटर लेवल ऑफ कंटेंट भी चाहिए। इसके साथ साथ जो मेंस के अंदर आपका प्रोफेशनल नॉलेज 100 नंबर का आने वाला है, ये इसको भी हमें बहुत अच्छे से टारगेट करना है। देन इसके साथ साथ एक और नया फैक्टर जो ऐड हुआ है वो है आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव। बहुत सारे बच्चों को डिस्क्रिप्टिव का कोई आइडिया ही नहीं होता ये। तो ये जो बैचेस हैं ये आपको सब चीज प्रिपेयर कराएंगे, यानी कि ये आपको प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कराएंगे, ये आपको मेंस के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कराएंगे, ये आपका आईटी ऑफिसर का बैच अवेलेबल है, लॉ ऑफिसर का, एचआर ऑफिसर, ये सभी बैचेस आपके अवेलेबल हैं। डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है Y651, ये आप लगा सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस आपके आज से ही शुरू हुए हैं, यानी कि 6 जुलाई से ही आपके ये बैच जो है वो शुरू हुए हैं। तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, कंटेंट सारी चीजें आपके पास होंगी। देन इस समय आपका एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसका शायद आज लास्ट डे है, जिसमें कि आपको बैंक महापैक प्लस पर आपको मिल रहा है 79% का फ्लैट डिस्काउंट। और यदि आप एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन करते हैं और आप अड्डा की एप्लीकेशन के कॉइन्स का इस्तेमाल करते हो तो ये डिस्काउंट आपका 80% तक पहुंच जाएगा। और डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल ही रहा है। तो ये बैंक महापैक प्लस है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो उसके लिए आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर। अड्डा की ऐप पे जाएंगे और अड्डा की ऐप पे जाने के बाद आपको सीधे अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ ऑल कोर्सेज में जाना है, यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज में जाना है। रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आपको आना है IBPS SO पर, और IBPS SO पे आप व्यू ऑल करेंगे तो ये बैंक महापैक प्लस है। आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको SO के बैचेस मिल जाएंगे, या फिर आप इन IBPS SO के बैचेस में एनरोल अपने आप को कर सकते हैं। इस समय अगर आप बैच में एनरोल करेंगे तो फायदा आपको ये है कि यहाँ पे इस समय आपको एक तो 9 मंथ की जगह आपको पूरे के पूरे 18 महीने की वैलिडिटी दिखाई दे रही है। कैन यू सी दिस, कि अब ये बैच आपका 18 महीने के लिए वैलिड है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद भी आपके पास ये बैच अवेलेबल होगा, राइट। इसके साथ साथ इससे बड़ा जो चीज मुझे समझ में आती है वो ये कि इसके अंदर आपके 200 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और वो भी अपडेटेड पैटर्न पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप टेस्ट सीरीज पे आते हैं, टेस्ट सीरीज में आपको दिखाई देता है प्रीलिम्स के फुल मॉक टेस्ट है, उसके बाद प्रीलिम्स के सेक्शनल टेस्ट है, उसके बाद प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड पेपर है, उसके बाद रीजनिंग के चैप्टर टेस्ट है, उसके बाद क्वांट के चैप्टर टेस्ट है, और उसके बाद इंग्लिश के चैप्टर टेस्ट है। ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर ही मिलती हैं। सपोज अगर आप टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो जैसे हमने प्रीलिम्स के इस टेस्ट फुल मॉक को अगर मैं ओपन करूं तो आपको दिखाई देगा IBPS SO IT ऑफिसर प्रीलिम 2026 का फुल मॉक टेस्ट, जिसके अंदर शायद आप देख पाए तो 100 क्वेश्चन है, और ये आपका
80 मिनट्स में आपको जो है सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हमारे हर सब्जेक्ट के क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन हैं और आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके भी 25 क्वेश्चन। तो ये अपडेटेड मॉक्स हैं जो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट। इसके साथ साथ आपको 163 वीडियोस भी मिल रहे हैं। अगर आपके पास समय है तो आप अपना टाइम लगा के आप अपने वीडियो सेक्शन से भी जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज है, इसमें नीचे जाके आप अपना यहाँ पे स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है बाय नाउ पे और बाय नाउ पे जाके आपको यहाँ लगा देना है डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651 और कर देंगे आप अप्लाई, तो यही डिस्काउंट आपका 78% की जगह हो जाते हैं 79%। और इस डिस्काउंट को आप और बढ़ा सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 80%। और इसमें आपको क्या करना है, कोड लगाना है Y651। और साथ ही साथ ऐप पे जो कॉइन्स आपको मिलते हैं वो सारे कॉइन्स आप यहाँ पे लगा देना। बैच इस समय आपको मिल रहा है 18 मंथ की वैलिडिटी पे और बैच आपका आज से शुरू हुआ है। इसके अंदर प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस की भी क्लासेस आपको इसके साथ ही मिलेंगी। तो ना कि केवल प्रीलिम्स, बट आगे जाके जो आपको मेंस की तैयारी करनी है वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाली। तो विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड शाम को डेली 6 बजे, डेली 6 PM पे आपको मेरी एक फ्री क्लास मिलती है रीजनिंग की, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।